What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए कोर्ट तो हमने मॉर्निंग में डिस्कस कर ही ली थी। अब देख लेते हैं कि आज हमको कौन से द हिंदू के आर्टिकल्स और इसके साथ में पीआईबी को भी डिस्कस करना है। कई सारे आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो देखिए आइए देख लेते हैं। ये वाला जो फर्स्ट आर्टिकल है ये नीति आयोग से रिलेटेड है। वैसे तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। आज यहाँ पे कुछ और डिटेल्स में चीजें दे रखी हैं तो उन चीजों को ढंग से देखेंगे। उसके बाद में जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिस है और किस तरीके से ये वर्क करने जा रहा है थोड़ा सा उसके बारे में भी देखेंगे और थोड़ा सा कल वाले आर्टिकल्स का भी थोड़ा रिविजन करेंगे। तो सारी चीजें रिविजन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो भी चीजें साथ में हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला आर्टिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और इन्वायरमेंट और डोनाल्ड आप बोल सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी काम किए हैं और जो बराक ओबामा करके गए हैं उन्होंने उनकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है आज की डेट में, तो उन सब चीजों को डिस्कस किया है। तो आर्टिकल को काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि कई सारी चीज इसमें से आप लोगों को आईआर के रिलेशन में देखने को मिल सकती है, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल दोनों फ्रेंच के इलेक्शन से रिलेटेड है। वहां पे इलेक्शन हुए अभी, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को यहीं पे बताऊंगा मैं इसके बारे में। ये वाला जो आर्टिकल है ये यार थोड़ा सा मतलब आप पॉलिटिकली भी कह सकते हैं इसको और बड़ा मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा आर्टिकल है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि मतलब चीजें ढंग से एक्सप्लेन करने के लायक हो। पर फिर भी मैंने सोचा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इसमें कुछ राइट्स की बात करी गई है, कुछ ऐसी चीजों की बात करी गई है, तो इसके एवज में हम थोड़ा फंडामेंटल राइट को देखेंगे अभी, ठीक है ना, कि फंडामेंटल राइट कैसे होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। क्योंकि यहाँ पे राइट्स की बात की गई है, क्या क्या राइट होते हैं या फिर मतलब सोसाइटी में किस तरीके से दिए जाते हैं, तो वो सब चीजों का कुछ कुछ डिस्कशन किया गया है यहाँ पे। तो एक बार उनको देख लेते हैं। तो जो ये आर्टिकल है खासकर आर्टिकल में डिस्कस किया गया डिस्क्रिमिनेशन क्या है, रिलीजन से जो फंडामेंटल राइट है उससे रिलेटेड क्या है। तो मैंने सोचा कि आर्टिकल को उस तरीके से ना लेके आप लोगों का थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और फंडामेंटल राइट वाला जो चैप्टर थोड़ा उसको देख लेते हैं। देखिए जो फंडामेंटल राइट है हमारे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल कितने से कितने तक आते हैं, 12 से 35 तक आते हैं, ठीक है। और पार्ट किस में आते हैं याद आ रहा है कुछ, पार्ट थर्ड में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये जो फंडामेंटल राइट रहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, कौन सा क्वेश्चन, कि फंडामेंटल राइट हमने लिए किस कंट्री से हैं। तो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। यूएसए से लिया फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट, और यूएसए में इसको फंडामेंटल राइट नहीं बोला जाता है, वहां पे इसको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। तो वहां पे इसको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है यूएसए में, जिससे हमने कॉन्सेप्ट लिया है फंडामेंटल राइट का। एक तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो फंडामेंटल राइट को जो पार्ट थर्ड में डिस्क्राइब किया गया उसको मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आप लोगों को ये भी याद रखना है। मैग्ना कार्टा आप नॉर्मली समझने के लिए कह सकते हैं कि फर्स्ट एक इस तरीके का डॉक्यूमेंट था जो कि फर्स्ट टाइम लिखा गया था रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। तो एक तरीके से आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं जहां से फंडामेंटल राइट के लिए कॉन्सेप्ट निकल के आया था, ठीक है। तो ओरिजिनली देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में थे, अगर ओरिजिनली देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट थे। ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना ये सारे पूछे जा चुके हैं। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ये याद रखना है जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट थे। उसके बाद में जो फंडामेंटल राइट्स अब रह गए हैं वो कितने रह गए हैं, वो 6 रह गए हैं। अब 6 क्यों रह गए हैं, एक कहाँ चला गया, एक चला गया जो राइट टू प्रॉपर्टी जिसको हम बोला करते थे, जो कि अंडर आर्टिकल 31 में आया करता था, उसको हमने हटा दिया है, उसको हमने हटा दिया। तो इसकी वजह से अब कितने कितने टोटल रह गए आर्टिकल, कितने फंडामेंटल रह गए हैं, तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट रह गए अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर वे में। इनके अंदर फिर बहुत सारे हैं, तो 6 में कौन सा है, फर्स्ट वाला है राइट टू, फर्स्ट वाला कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी कौन से तक आता है, तो आर्टिकल 14 से 18 तक आता है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी बोला जाता है इसको। सेकंड आर्टिकल जो है उसमें आता है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू जो फ्रीडम आता है वो आर्टिकल 19 से 22 तक आता है। फिर थर्ड आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है, ये आर्टिकल 23 और 24 में आता है। तो इसको भी कई बार पूछा जाता है। ये राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला आर्टिकल खासकर चिल्ड्रन से रिलेटेड, ठीक है ना। चाइल्ड लेबर वगैरह वाला जो कॉन्सेप्ट आता है वो यहीं पे आता है आर्टिकल में ही। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि चाइल्ड लेबर किसके अंडर प्रोहिबिटेड किया जाता है, तो वो यहीं पे प्रोहिबिटेड किया जाता है, ठीक है। फिर जो आज हमारे आर्टिकल से रिलेटेड जो मेन बात है वो इस आर्टिकल में आती है। यहाँ पे बोला गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 25 से 28 तक आते हैं। तो जो ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी रहती है कि हमारे यहाँ पे सेक्युलर कंट्री है फिर भी यहाँ पे हमारे रिलीजन वगैरह के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है काइंड ऑफ चीजें। तो जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है हमारा वो कनेक्टेड है
वेस्ट कंट्री की तरह नहीं है कि जो गवर्नमेंट अलग रहेगी और वो रिलीजन अलग रहेगा। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन के साथ में मिलकर काम करती है, और रिलीजन को एक तरीके से ओपीएम भी बोला जाता है, मतलब कंट्रोल करने के लिए मास को जो इसका रिलीजन का यूज किया जाता है। हर एक आदमी किसी न किसी रिलीजन को फॉलो करता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए कोई हिंदू कम्युनिटी है, कोई मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उनके लीडर उनको जानते हैं कैसे कंट्रोल करना है उनको। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से अंधाधुंध अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, जानते नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का दोस्त है रिलीजन, मतलब कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर कास्ट को एक प्रॉपर वे में हैंडल करने के काम करता है रिलीजन। ये सारे आप जब अगर मेन से पॉइंट लिखे, ये सारे लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे पॉइंट है ये। एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रेंड बोला जाता है रिलीजन को, ठीक है। तो 4 हो चुका है। तो फिफ्थ में क्या आता है हमारा, कल्चरल राइट्स आते हैं, मतलब हमारी लैंग्वेज वगैरह हो गई, वो किस तरीके से सेव करना है, जो मतलब एक्सटेंट होने वाली है, या फिर काइंड ऑफ चीजें जो हमको अपनी कल्चर के जो भी रिलेटेड राइट है। नंबर 6 पे जो आता था, ये आता था यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हमने हटा दिया है। अब नंबर 7 पे कौन सा आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके अंदर आर्टिकल 32 में आता है। हम कई बार डिस्कस भी कर चुके थे, जिसके तहत हम आर्टिकलों के जो फंडामेंटल राइट है जितने भी ऊपर बताए गए हैं, उनको इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। चलिए इतना कुछ तो हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे आप बता दीजिए अब, राइट टू प्रॉपर्टी हमने किस अमेंड, जो राइट टू प्रॉपर्टी है हमारा, वो किस अमेंडमेंट के तहत हमने फंडामेंटल राइट से हटाया था, ठीक है ना। किस अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल राइट से हटाया था, एक तो ये क्वेश्चन है, किस अमेंडमेंट के तहत, वो अमेंडमेंट कब हुआ था, ठीक है। और वहां से हटा के इसको कहाँ पे रखा गया है, किस आर्टिकल के अंडर इसको रखा गया है, उस आर्टिकल का भी आपको नाम कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो आइए अब आगे चलते हैं। ये वाला आर्टिकल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहीं पे ही इसको बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए ये वाली जो फ्रेंच की पॉलिटिक्स के बारे में है कंप्लीट, ठीक है ना। तो फ्रांस की पॉलिटिक्स के बारे में तो थोड़ा सा फ्रांस को आप लोग देख लीजिए, देखना तो बनता ही कम से कम। ये वाला फ्रांस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या मतलब इलेक्शन हो चुके हैं, एक राउंड हो चुका है। तो जो एक राउंड का इलेक्शन हुआ है वहां पे, उसमें से 2 आदमी अब निकल के आए हैं। अब इन 2 आदमी का फिर से इलेक्शन होगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कैसे कैसे इलेक्शन होते हैं। तो फ्रांस जो कैपिटल हो गई वो पेरिस हो गई, और यूरो और CFP फ्रैंक, ये इसकी करेंसी हो गई। यूरो हो गई क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और ये वाली ये हो गई, ठीक है। ये क्या है, बे ऑफ बिस्के, ये हो गया। यहाँ पे मैंने आप लोगों से पहले पूछा था, फिर से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे बताइएगा ये इटली के ऊपर वाला जो है ये कौन सा सी है, इस सी का आप लोगों को नाम बताना है, ठीक है ना। तो ये वाला आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या है एक्चुअली, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट थे। होता क्या है यहाँ पे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था क्या होता है एक्चुअली, कि यहाँ पे जैसे इलेक्शन होते हैं, तो ऐसा होता है यहाँ पे कि जब तक किसी को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिल जाते हैं, 50% से ज्यादा वोट नहीं मिल जाते, तब तक यहाँ पे उसको मतलब जीता हुआ लीडर नहीं माना जाता है। मतलब ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट सही अगर देखा जाए कि 50% सपोर्ट अगर किसी आदमी को हो तो वही तो एक लीडर बनना चाहिए। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री में अगर 5-6 आदमी भी खड़े हैं, तो जिसकी सबसे ज्यादा वोट होगी, चाहे कितने भी आदमी खड़े हैं, तो जिसकी जब सबसे ज्यादा वोट होगी जिसके पास, वही बन जाएगा, भले ही इसको 10% वोट मिली हो, ठीक है, और 90% किसी और को मिली हो, तो फिर भी ये लीडर बन जाएगा। तो वैसे तो देखिए गलत कॉन्सेप्ट है, पर लेकिन हमारे लिए सही है अगर देखा जाए, हमारी डेमोक्रेसी के हिसाब से, इतनी लार्ज बड़ी कंट्री है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट थे, उनमें से अब 2 आदमी जीत के आए हैं। आदमी बोल रहा हूँ, एक आदमी और एक औरत, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आदमी हो गए, इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, और ये हो गई मैरिन ली पेन। तो जो इमैनुअल मैक्रोन है, ये जो आदमी है, ये मतलब यंगेस्ट इनको बोला जा रहा है, काफी यंग है ये नेपोलियन के बाद में। तो ये जो आए हैं यहाँ पे, तो ये एक ठीक ठाक आदमी है, एक एवरेज टाइप के आदमी है। मतलब पुलिस जैसे अच्छी अच्छी पॉलिसी इकोनॉमी से रिलेटेड वो इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे सोसाइटी के हिसाब से काम करेंगे, और एक लिबरल टाइप के आदमी इनको बोला जा सकता है, बिजनेस ओरिएंटेड आदमी इनको बोला जाता है। तो उस तरीके के आदमी है, ठीक है। पर लेकिन ये जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बोला था, ये ट्रम्पी है। जैसे ट्रम्प आया है तो दूसरी ट्रम्प ही आ गई है ये। तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम कर रही है कि इसको, फ्रेंच को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालो, अपने इंटरनल कंट्री में फोकस करो, और बाहर वाली दुनिया से ज्यादा व्यापार मत करो, मतलब ग्लोबलाइजेशन को घटाओ। तो ये ट्रम्प वाले सारे स्टेप बोल रही हैं। तो जितने भी लीडर हारे हैं उन्होंने भी क्या बोला है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस करा था ये सेम कॉन्सेप्ट। जितने भी लीडर हारे हैं सबने ये बोला है कि सब भैया इसको सपोर्ट करो अब। क्यों? क्योंकि अगर ये आ गई तो एक साइड में ट्रम्प और दूसरी साइड में ट्रम्प ही, तो काम पूरा हो जाएगा यहाँ पे। ये भी यूरोपियन यूनियन से ऑलरेडी यूके बाहर निकल चुका है, और अब अगर ये उसको भी उकसाएंगे यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के, तो ये भी यूरोपियन यूनियन से बाहर जाएंगे निकल के। तो फिर से क्या हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन की कोई एक तरीके से अगर थोड़ा सा वैसा वर्ड बोलूं तो औकात नहीं रहेगी, जिस तरीके से अगर वो डिग्रेड हो जाएगा। क्योंकि यूके बहुत ही पावरफुल मेंबर था, वो निकल चुका है। अब फ्रांस रह गया, जर्मनी जर्मनी रह गया, तो 2-4 मेंबर और हैं ढंग ढंग के, जिनके ऊपर ये चल रहा है पूरा।
तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी अगर इसी तरीके से चलता रहा तो यहाँ पे। तो ये बोला गया है, ठीक है। तो देखिए अभी 7 मई को फिर से सेकंड राउंड होने वाला है। अब सेकंड राउंड में तो किसी ना किसी को तो 50% मिलेंगे ही। अब चांसेस तो इनके हैं, खैर देखिए क्या होता है, उसके बाद फिर आर्टिकल आएगा तो फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। जो ये वाला आर्टिकल है, साइड वाला आर्टिकल काफी अच्छा है। यहाँ पे माइनॉरिटी के बारे में काफी कुछ बताया गया है, आप लोगों को पता चलेगा यहाँ पे कितनी हमारी कंट्री में माइनॉरिटी है और किसको माइनॉरिटी बनाने का असली हक है, वो भी एक केस के द्वारा यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। तो कई सारे आपको इशू देखने को मिलेंगे, किसको कहाँ पे माइनॉरिटी बोलना चाहिए ये भी यहाँ पे बताया गया। तो काफी अच्छा आर्टिकल है, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। ये वाला आर्टिकल भी देखिए, देखने के लिए तो अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक फिल्म आई है अभी जिसका नाम है नूर। नूर नाम की फिल्म आई है, तो उस नूर फिल्म का यहाँ पे क्या किया गया है, एक तरीके से ओवरव्यू दिया गया है। इसके अलावा क्रांतिवीर मूवी का जिक्र किया गया जिसमें नाना पाटेकर कलम वाली भाई बोलते हैं कि वो देखो कलम वाली भाई, काइंड ऑफ डायलॉग नहीं है, कौन सा हिंदू का कौन सा मुसलमान का। तो बहुत अच्छी मूवी है, देखना मजा आ जाएगा देख के। तो उसका जिक्र किया गया है। और इसके अलावा लक्ष्य मूवी का जिक्र किया गया है जिसमें प्रीति जिंटा जो है बरखा का रोल प्ले करती है। नाम बरखा रहता है, एक जर्नलिस्ट रहती है, वहां पे लड़ाई होती है तो उसको सबको रिपोर्ट करती है। तो सारी चीजें दिखाई गई है। तो जर्नलिज्म जो है आज की डेट में जो उसको चेंज होता जा रहा है, वो वैसे मूवी का जिक्र किया गया है कंप्लीट में, ठीक है ना। एक लाइन ऊपर लिखी हुई है कि जर्नलिज्म जो है आज की डेट में, वो आज की डेट में पॉपुलिस्ट अप्रोच पे जा रहा है, कि पॉपुलर जो चीजें उन पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है एज कम्पेयर टू जो रियलिटी है। और खासकर जो सोशल मीडिया पे ज्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश किया जाता है, मतलब वही बात हो गई, रियलिटी को छिपाने की कोशिश की जाती है। ये है मिला तुला के बात, ठीक है। ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा आर्टिकल है और इस वाले आर्टिकल को पढ़ के मैं कभी इतना खुश नहीं होता हूँ, कभी कभी होता हूँ मतलब, जितना खुश इसको पढ़ के हुआ मैं आर्टिकल को। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में एक ऐसी खोज करने की बात की जा रही है कि आगे आने वाले टाइम में पोलोथीन को डिग्रेड किया जा सकता है। यार समझ रहे हो, पोलोथीन जिसकी वजह से आने वाले टाइम में अगर ये इसी तरीके से चलती रही तो पृथ्वी को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगी सबसे ज्यादा तो वो पोलोथीन है। अगर इसको डिग्रेड करने का कोई साधन पता चल गया तो यार इससे सही चीज कुछ नहीं होगी। और मैं तो ये बोलूंगा यार, अगर आप लोग भी बाहर जाते हैं तो बैग लेके जाया कीजिए थोड़ा, उससे कोई अपना नॉर्मल या तो कपड़े का हो या फिर कागज का हो, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि इनको डिग्रेड होने में बहुत सारे सालों लग जाते हैं। तो इसके लिए देखिए काफी अच्छा आर्टिकल है, इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। ये नीति आयोग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो नीति आयोग जो चेंज करने जा रहा है, 5 ईयर प्लान की बात चल रही है, मेन जो फोकस है वो 5 ईयर प्लान है। 5 ईयर प्लान जो यहाँ पे था वो क्या था, 31 मार्च को जो 12th 5 ईयर प्लान था हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो बुलाने जा रहे हैं 12th 5 ईयर प्लान हमारा खत्म हो चुका है। जो अब फोकस होने जा रहा है वो इनका 15 ईयर, ये है लॉन्ग टर्म विजन, इसको लॉन्ग टर्म विजन बोला है इन्होंने, ठीक है ना। 7 ईयर की स्ट्रेटजी बोला है, एक स्ट्रेटजी बना के चलनी है, वो 7 ईयर की बना के चलनी है। इसके बाद में जो एक 3 ईयर का है वो एक्शन या प्लान आप इसको बोल सकते हैं। तो एक तरीके से 5 ईयर का प्लान 3 ईयर के प्लान में चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है। पर लेकिन एक स्ट्रेटजी जो फॉलो करके चल रहे हैं वो 7 ईयर की है और लॉन्ग टर्म विजन ये इतना है। तो ये इनका अभी एक प्लान अभी इन्होंने बनाया है कि इस तरीके से हमको फॉलो करके चलना है। अभी मीटिंग हुई है तो उसमें चीजें डिस्कस की गई हैं, किस तरीके से चीजों को हमको इंप्लीमेंट करना चाहिए और क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट हो गए। तो वो सारी चीजें अभी आगे आगे निकल के आती चली जाएंगी, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो एक कंट्रोल एंड कमांड की अप्रोच अपनाती थी, पर लेकिन जो नीति आयोग है वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अप्रोच अपना रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैं पहले भी कई बार डिस्क्राइब कर चुका हूं आप लोगों को। जिस तरीके से देखिए हमारा सेंटर होता है, उसके बाद में स्टेट होता है, तो सेंटर जो है वो स्टेटों के साथ में मिलकर काम करे, इनको भी इंडिपेंडेंसी दे। या फिर स्टेट से आप नीचे भी चले जाइए, पंचायत में चले जाइए या फिर ब्लॉक लेवल पे चले जाइए, तो सबको मिला के काम करना है। इनकी खुद की इंडिपेंडेंसी, उनके बारे में सुना जाए कि ये क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर थोप दिया जाए बातें, इनकी बातें सुनी जाए और सब अपने अपने आप में मिलके काम करे। सेंटर जैसे सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, तो स्टेट के बीच में कंपटीशन रहे। ऐसा नहीं है कि मतलब चल रहे हैं वो सेंटर इनको ग्रांट प्रोवाइड करा जा रहा है, काइंड ऑफ चीजें आराम से चल रही हैं। तो इस तरीके का जो फेडरलिज्म होता है, फेडरलिज्म मतलब फेडरल होती है जो यूनिट, जिस तरीके से यूएसए को बोला जाता है। 50 टोटल स्टेटों को मिला के यूएसए बनाया गया है। तो यूएसए में स्टेट मिलके आए हैं साथ में, तब यूएसए को बनाया गया है, ठीक है ना। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में सारे अवेलेबल थे पहले से ही। यहाँ पे इनके पास में राइट है यूएसए में स्टेटों को कि वे यूएसए से अलग हो सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। एक मतलब अगर कंसेंस में आ जाए बातें, पर लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में बाहर का पार्ट जो है हम अंदर ला सकते हैं अपने, पर लेकिन अंदर का पार्ट कोई बाहर नहीं ले जा सकता हमसे। तो ये यहाँ पे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। 5 ईयर प्लान जो है हमारा बंद हो गया 31 मार्च को। तो याद रखिएगा 12th 5 ईयर प्लान था जो कि ये 12 से 17 तक था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए थीम एक बार और बता दीजिए, आप लोग अगर चाहें तो याद हो जानी चाहिए। देखिए इसकी थीम कम से कम पूछी जा सकती है डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत आराम से, ओके। तो यहाँ पे ये बिग अप्रोच लेके चल रहे हैं, कि बिग पिक्चर बोल रहे हैं कि बिग अप्रोच लेके हम लोग चल रहे हैं। और जिसको देखिए एक तरीके से जो असली आउटकम निकल के आएगा वो कब आएगा, 31-32 में निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि 15 साल का टोटल यहाँ पे प्लान है लगभग, ठीक है। और जो न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, न्यू इंडिया में क्या बोला है, जो वाइस चेयरमैन है इसके,
अरविंद पनगरिया जी, उन्होंने क्या बोला है, देखिए हाउस होगा सबके पास में, ठीक है ना, जिसमें टॉयलेट भी होगा, एलपीजी के सिलेंडर वगैरह होंगे, पावर सबको मिलेगी, डिजिटल कनेक्शन वगैरह, तो पर्सनल व्हीकल, एयर कंडीशनर, तो मतलब एक प्रॉपर फैसिलिटी सबको दी जाएगी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो काइंड ऑफ चीजें, जिससे कि न्यू इंडिया का मतलब है कि एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ को बढ़ रहे हैं, जिसपे सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। देखिए ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कि कंपोजिशन है जो कि पूछी जा सकती है, तो इसको भी आप लोग याद रखना है। वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके थे, फिर से रिविजन कर लीजिए। चेयरमैन है, ऊपर प्राइम मिनिस्टर हो गया, नीचे वाइस चेयरमैन हो गया। वाइस चेयरमैन में कौन आ गया? वाइस चेयरमैन में जो हमने अभी डिस्कस किया है, अरविंद जी आ गए। फिर यहाँ पे सीईओ आ गया, सीईओ में अमिताभ कांत जी आ गए। तो फिर फुल टाइम मेंबर है, कुछ पार्ट टाइम मेंबर है, कुछ एक्स एफिशियो मेंबर है। यहाँ पे काउंसिल है, जिसके बारे में गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी, ये थर्ड काउंसिल की मीटिंग थी, ठीक है ना। इस गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों का बस रिविजन हो जाए। एक्स्ट्रा आदमी को भी इनवाइट किया जा सकता है, जो कि एक्सपर्ट है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, और रीजनल काउंसलिंग अगर जरूरत है तो उनको फॉलो किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा, रीजनल काउंसिल है जो, ठीक है। ऐसी परमानेंट नहीं है कि बनानी है, अगर बोलेंगे इसको चीफ मिनिस्टर वगैरह की जरूरत है तो इसको बना लिया जाएगा। और यहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर देखिए, ये जो मतलब एक तरीके से मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, और एक्स ऑफिशियो में इसमें 4 यूनियन मिनिस्टर रखे जाएंगे। तो ये कंप्लीट इसका एक स्ट्रक्चर हो गया, जिसको आप कहते हैं एक ऑर्गेनाइज इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कौन कहाँ पे क्या क्या है। ये नॉमिनेटेड बाय पीएम, ये भी नॉमिनेटेड बाय पीएम, तो मैक्सिमम जो कंट्रोल रहेगा अंडर, वो पीएम के कंट्रोल में रहेगी चीजें यहाँ पे। तो ये भी यहाँ पे भी आप थोड़ी नजर मार सकते हैं। ये तो कंपोजिशन वगैरह हो ही गई, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो ये तो कवर कर ही ली गई है कंप्लीट। ये देखिए 7 पिलर की बात की गई है यहाँ पे। तो 7 पिलर में यहाँ पे क्या बोला गया, नीति आयोग जो बेस रहेगा वो इफेक्टिव गवर्नेंस की बात करिए तो प्रो पीपल रहेगा, आदमियों के हित का रहेगा। प्रो एक्टिविटी रहेगा, मतलब एक्टिविटी होगी सारी, ऐसा नहीं है कि पैसिव कंपोनेंट पड़े हैं, कोई वर्क नहीं कर रहा है। पार्टिसिपेशन रहेगा सबका, क्यों? क्योंकि विलेज से लेके ऊपर तक का सबको पार्टिसिपेट करने की बात कर रही है, तो ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। इंपावर करेगा, किसको इंपावर करेगा, लोकल एरिया पे भी इंपावर करेगा, पंचायत वगैरह को, कि वो भी डिसीजन ले सके, प्लान बना सके। इंक्लूजन ऑल, सबको साथ में लेके चलेगा। इक्वलिटी, सबको बराबर हक दिया गया है, ये नहीं कि कोई पावरफुल है कोई ये है। ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, मतलब सब कुछ आप लोग कह सकते हैं कि ऑनलाइन किया जाएगा, और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वहां पे भी कोई लीडर नहीं है, सब इक्वल लेवल पे बैठते हैं। तो इस तरीके से सब एक प्रॉपर वे में मिलकर काम करेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रहेगा, जो अभी मैंने समझाया। तो वही सारी होगी, विलेज लेवल पे चीजें होंगी, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह, मतलब ये सारी चीजें वही रहेंगी एक तरीके से। इनोवेशन, एक थिंक टैंक रहेगा, नॉलेज और इनोवेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। रिवॉल्यूशन, रिजोल्यूशन, मतलब एक तरीके से सबको, वही है कि मतलब सबको साथ, जो मेन फंडा है वो ये है। देखिए मेन फंडा जो प्लानिंग कमीशन का, मैंने आपको लोगों को बोला, प्लानिंग कमीशन में क्या था, प्लानिंग कमीशन में ऊपर प्लान बना देते थे, नीचे इंप्लीमेंट करने के लिए भेज देते थे। यहाँ पे जो मेन फंडा है, सबको साथ लेके चलना है। सबको साथ लेकर, अगर मान लीजिए मैं आपको आज की डेट में एक ऐसे का टॉपिक देता हूँ कि आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, तो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, तो इसका मतलब आप लोगों को बैठोगे, अगर आप लोगों ने मान लो 3 लाइन लिखी, 4 लाइन लिखी, 5 लाइन लिखी, पर बैठ के लिखा तो कुछ, सोचा तो कुछ, अपने माइंड को दौड़ाया तो कुछ, तो इससे क्या होता है, दोनों तरफ से आपके माइंड की स्ट्रोमिंग हो रही है अब। तो वरना क्या करेंगे, आपको मैं बोलता हूँ कि ऐसे का टॉपिक है, इसमें ये पॉइंट है, फलाना ढिमकाना, बस इनको देख लेना और कुछ नहीं है, पढ़ा दिया बस, कोई आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं, तो उससे क्या होता है, आपका माइंड इतना इंगेज नहीं रह पाता है। तो सबको साथ में लेके चलने का, सबको रिसर्च करके लेने का, सबकी कैपेसिटी बढ़ाना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना, तो ये सारी चीजें इसमें लेके चल रही है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो एक ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन बोला गया है इसको, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो इसका नाम भी रखा गया है, वो सोच समझ कर रखा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो यही इसका नाम रखा गया है। तो सोच समझकर कुछ रखा गया है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रख दिया गया है। तो ट्रांसफॉर्मिंग इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा ये सबको। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, ये बोला जा रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो लगभग 1% से एनुअली ग्रो कर रही है, ठीक है, अगर इसको प्रॉपर वे में देखा जाए। तो साइज ऑफ द इकोनॉमी अगर देखा जाए आने वाले टाइम में 31 और 32 तक अगर प्लान कंप्लीट होगा, तो एक अच्छे लेवल की हमारी इकोनॉमी, एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि अच्छे लेवल की इकोनॉमी होगी। और इंडिया की जो जीडीपी है वो लगभग 332, तो 332 के लाख करोड़ के लगभग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 15 ईयर की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से माना गया है, मतलब एक आयोग ने एक तरीके से, रेकॉन बोलते हैं मानना, मतलब एक तरीके से एस्टिमेशन लगाया गया है इस तरीके का। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में तो यार लॉन्ग टर्म की इफेक्ट डलेंगे ही, देखो किस तरीके से चीजें होती हैं लॉन्ग टर्म में। तो पीएम ने देखिए स्पीच भी दी थी, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है कि मान लीजिए आपने एक जूस निकालने की मशीन लेके आ गए, गर्मी आ रखी है, तो सबको आप बनाना शेक और या मैंगो के जूस निकाल निकाल के पिलाओ, तो मशीन तो आई गई है, तो ये कैपिटल हो गई आपके लिए, क्यों? क्योंकि आपके लिए अर्निंग का साधन कर रही है। तो कैपिटल में इन्वेस्ट करो,
कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ऐसा नहीं है कि इधर उधर खर्च कर दिया, कि क्या कर रहे हैं बस आम ला रहे हैं और लोगों को जूस जूस पिला रहे हैं, मशीन वगैरह मतलब उसमें कुछ नहीं है, मतलब फ्री में बांट रहे हैं सबको। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था, क्या हो गया जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए पार्टी करने जा रहे हैं, तो पार्टी जब किया आप लोगों ने तो वहां पार्टी की काम खत्म हो गया वहीं पे। अब पार्टी से आप ये थोड़ी ना पार्टी करने के बाद में उससे पैसे कमा रहे हैं कुछ वहां पे। वो अलग है कि किसी को पार्टी दी जा रही है, किसी को अपनी साइड में मिलाने के लिए, कोई डील करने के लिए, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है किसी मशीन वगैरह में इन्वेस्ट करना जिससे आप फर्दर कमाई कर सको। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करना है, अच्छे रेल बनाने हैं, पुल बनाने हैं, मेट्रो, हर स्टेट में मेट्रो की बात चल रही है पहुंचाने की, तो उन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए आगे बोल रहे हैं इट इज वगैरह होता है या कुछ भी इस तरह की कंडीशन होती है, अगर मतलब जब भी मतलब वो नहीं बोलता लिक्विडिटी लाना मार्केट में, तो जो लिक्विडिटी लाई जाती है, तो ये बोल रहे हैं वो सारा काम सेंटर का ही नहीं है, अब स्टेटों को भी मिलकर काम करना है। अगर फाइनेंस कमीशन के हिसाब से हम लोग देखें, फाइनेंस कमीशन जो कि आर्टिकल कितने में आता है, याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है तो लिखो नीचे, याद दिला देते हैं, ऐसी क्या बात है। तो फाइनेंस कमीशन के हिसाब से देखो, फाइनेंस कमीशन ने भी क्या किया है, 42 तक पहुंचा दिया है उसको बढ़ा के। तो उसका मतलब ये अब सबको मिलके काम करना है, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सेंटर सेंटर लगा रहेगा और स्टेट आराम से लेटे रहेंगे। तो उस चीज के बारे में जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा एक और सजेशन यहाँ पे मांगा गया है, देखिए ये क्या बोल रहे हैं, एक नए इनिशिएटिव की बात करने की सोच रहे हैं कि इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है, मार्च से जो हमारा मार्च में खत्म होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है, उसको क्या करें कैलेंडर ईयर के साथ में स्टार्ट कर देते हैं, 1 जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं। जिसमें मैंने आपको बोला था जो ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल किया करते थे, वो हम 1 अप्रैल से अपना कैलेंडर ईयर स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए अप्रैल फुल बनाया जाता था वो, जिसको हम लोग बहुत खुश होकर बनाते हैं कि अप्रैल फुल बना दिया। तो वो अप्रैल फूल से बचने के लिए ये बोल रहे हैं कि उससे कर देते हैं। पर लेकिन इससे क्या फायदा होगा, देखिए हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ में वो हो जाए, क्योंकि इंटरनेशनल कैलेंडर ईयर 1 तारीख से स्टार्ट होता है। पर लेकिन हमारे सारे डिपार्टमेंट है उनको किस तरीके से हैंडल करना है, तो ये कमेटी की रिकमेंडेशन है, उसको फॉलो तो करना है, पर लेकिन सबको एक साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब ये इतनी आसान चीजें थोड़ी ना है, बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, तो बहुत लार्ज स्केल पे चेंज होगा तब जाके सारी चीजें आएंगी। तो अभी एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की फिर वही बात है कि ट्रूली इफेक्टिव रहेगा। मोदी जी ने बोला है कि टीम इंडिया की तरफ वर्क करो, सब मिलके काम करो और टाइम टाइम पे मिलते रहो। इस तरीके से मतलब एक रेसिपी निकल के आएगी कि कम्युनिकेशन एक ढंग से बना रहेगा और चीजें प्रॉपर वे में चलती रहेगी। तो काइंड ऑफ चीजें डिस्कस की गई हैं। देखिए अब आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। स्टेप्स तो अच्छे हैं, जैसे हम लोगों ने कल एक और चीज डिस्कस की थी, वो क्या थी, हम लोगों ने देखा था कि एक ऐसी कमेटी की बात, एक ऐसे पोस्ट बनाने की बात चल रही है जिसमें रेलवे हो गया, रोडवेज हो गया, या फिर अपना वाटरवेज हो गया, फिर एयरवेज हो गया, सबको मिला के एक हाईएस्ट यूनिट बनाने की बात चल रही है। तो इससे क्या रहेगा, सब में सिंक्रोनाइजेशन आएगा सारी पोस्ट में जितने में है, और आराम से काम किया जाएगा। एक फिर हमने डिस्कस किया था साइंस की एक ऐसी ऑथोरिटी बनाने की बात कर रही है, जिसको स्पार्क बोला गया था। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, आप लोगों को याद आ गया होगा। याद करा दूंगा यार, इतनी बार बोल देंगे ना हम चीजों को तो याद हो जाएगा। बस आप लोग लेक्चर सुनते रहे आराम से और आंसर देते रहे, तो सारी चीजें आप लोगों को यहीं पे याद हो जाएंगी मैक्सिमम तो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, उसको बनाने की बात चल रही है। इसी तरीके से आर्मी की जो पोस्ट बनाने की बात चल रही है, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी का, जो के नीचे सबको मिला के जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, सबका एक पोस्ट बना दी जाए। तो ये सारा का काम ये होता है, देखिए डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि पीएम से कांटेक्ट करेंगे। अगर पीएम से कांटेक्ट कर रही है तो एक तरीके से डायरेक्ट और अच्छे लेवल पर फास्ट डिसीजन निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट का वर्जन है ये। क्लाइमेट से ऊपर रिलेटेड आर्टिकल है जो कि डोनाल्ड सॉरी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जी के बारे में है, हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी। तो डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं वो अपने स्टांड चेंज कर रहे हैं। वो अपने जो मतलब उन्होंने बोला था अपने कैंपेन के टाइम पे भी, मैं हटा दूंगा वो हटा दूंगा, वो तो सारी चीजें बोल रहे हैं यहाँ पे। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है। स्टार्ट कहाँ से करते हैं आर्टिकल को, यहाँ से करते हैं। क्या हो गया, सॉरी। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं। देखिए जंतर मंतर पे बैठ के तमिलनाडु के बहुत सारे जो फार्मर है वो एक तरीके से मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है ना, आंदोलन कर रहे हैं कि सूखा पड़ा हुआ है तो हमारी हेल्प करो। तो ये क्या लिए बैठे हैं यहाँ पे, खोपड़ी भी लिए बैठे हैं, जो किसान मरे हुए हैं उनके स्कल लिए बैठे हैं, और जिन्होंने सुसाइड किए। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को पिक्चर देख के ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए इस तरीके से जो भी जिन जिन भी किसानों ने मतलब एक तरीके से सुसाइड किया है, तो उनके स्कल भी लेके यहाँ पे बैठे हैं ये, जिससे कि बताया जा सके कितनी ग्रेव कंडीशन है। तो देखिए सब कपड़े वपड़े उतारे यहाँ पे बैठे हैं, तो लोगों को समझाने के लिए कि समझो यहाँ पे कंडीशन किस तरीके की बनी हुई है, तो हेल्प करो। और ये भी अपनी जगह जेन्युइन है, जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी अपनी जगह जेन्युइन है। देखिए किसान हत्या तो कर ही रहे हैं यार, जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है। मतलब मानसून होता है कई बार इधर उधर हो जाता है। हालांकि अब की बार की फोरकास्ट और लास्ट ईयर वाली सही थी, पर उससे 2 साल पहले वाली तो बिल्कुल गड़बड़ थी ना। तो वो सारी बातें अलग आती है निकल के। तो ये क्या बोला जा रहा है कि देखिए ये बोल रहे हैं कि हमको एक असिस्टेंट दिया जाए, और जो कि ड्रोथ की सिचुएशन बनी हुई है। तो एक रिसेंट टाइम का भी फिनोमिना चल के आ रहा है।
आगे क्या बोल रहे हैं कि देखिए जो ये प्रॉब्लम चल रही है ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में चल रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ठीक है, बोलिविया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेवरल रीजन और सब सारन अफ्रीकन, ये अफ्रीकन का कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे सहारा डेजर्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए नीचे वालों को सम सारन अफ्रीकन कंट्री बोल देते हैं। तो यहाँ पे बड़ी बुरी कंडीशन है, मतलब किस तरीके से आदमी मर रहे हैं डेली भूख प्यास की वजह से। और आप लोगों को पता है बहुत ही एक तरीके से मतलब गरीब प्लानेट, वो गरीब कॉन्टिनेंट ही बोला जाता है। काफी रिसोर्सेज हैं यहाँ पे इनके पास में, टेक्नोलॉजी नहीं है किस तरीके से इसको निकाल लिया जाए। ये तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप लोगों को याद ही आ रहा हो, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तंजानिया हो गया, यहाँ से जो नाइल रिवर थी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, याद आ रहा है ना, रिविजन करते रहो अच्छे से। तो बहुत ही सारी चीजें रहती है इस तरीके से। तो मतलब ये ऑल ओवर वर्ल्ड का फिनोमिना है, ऐसे नहीं है कि ये मतलब ये किसी पर्टिकुलर स्टेट का है या पर्टिकुलर कंट्री का है। तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि देखिए जो ड्रोथ अभी आ रहे हैं काफी, एक तरीके से वाइल्ड फायर, ये ड्रोथ आ रहे हैं या और भी कई सारी चीजें हैं, साइक्लोन वगैरह आ गए, हीट वेव हो गए, ये एक बड़ा नॉर्मल सा फिनोमिना हो गया आज के डेट में। बड़ा नॉर्मल सा फिनोमिना हो गया, क्योंकि आज की डेट में बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं। पहले तो थोड़े टाइम पे आया करते थे, पर लेकिन अब तो रेगुलर बन गए हैं, ड्रोथ भी अब रेगुलर बन गया, हर साल आपको गर्मियों में देखने को मिलता है। और अगर यूएसए की बात करें तो ग्रीन हाउस की बातें कर रहे हैं कि देखिए ग्रीन हाउस जिसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से जो गैसेस निकलती हैं कई सारी, तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी रही है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल के आ रही है। और यूएसए को बोला गया कि यूएसए जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है, अगर देखा जाए ग्रीन हाउस गैसेज का। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है। और टोटल एंथ्रोपोजेनिक जो ग्रीन हाउस एक्टिविटी है ये कब की बोली जा रही है, 1950 1900 बोल रहा हूँ 1850 से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो तब से बातें चल रही हैं। तो देखिए जो आज की डेट में सेकंड लार्जेस्ट एमिटर मतलब बोला जा रहा है जिसको, जो उस टाइम से था, तो वो भी आदमी अगर नहीं चाह रहा है कि मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करूं, तो फिर नॉर्मल आदमी तो ये कहेंगे यार हम क्यों पार्टिसिपेट करें, जो सबसे ज्यादा बदतमीजी फैला रहा है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो हम किस लिए पार्टिसिपेट करें। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप लोगों को बताना कौन कौन सी होती है, एक दिन आर्टिकल में मैंने ये भी डिस्कस की थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है। ठीक है, और देखिए ये क्या बोला गया आगे कि यूएस जो है नोट टेक्निकली विड्रॉन फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, टेक्निकली विड्रॉन नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आराम आराम से जो पेरिस की जितने ओबामा पॉलिसी बना के गए थे उनको छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से, मतलब जो उन्होंने अच्छे अच्छे एग्रीमेंट बनाए थे किस तरीके से उनको कम किया जाए। तो क्या कर रहे हैं, जो पावर प्लांट बनाने की बात की थी, ओबामा ने बोला था कि अब क्लीन एनर्जी पे फोकस करना है। तो ये क्या कर रहे हैं, जो ओबामा जी ने बोला था क्लीन एनर्जी पे फोकस करना है और उसको हमको डिक्रीज करके लेके आना है 2005 का जो लेवल था, तो 2030 तक हमको 2005 के लेवल तक लेके आना है। ठीक है ना, तो अबाउट थर्ड बिलो, मतलब देखिए होता क्या है, आज की डेट में एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है ना, तो ये बात कर रहे हैं कि 2013 में हमको इसको घटाना है, 2013 में जाके घटाना है। घटाना कितना है, 2005 में जो लेवल था, यहाँ पे कुछ लेवल रहा होगा, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लेवल है, तो यहाँ तक बढ़ता बढ़ता चला रहा था, अब यहाँ से घटता घटता लेके आना है। तो यहाँ से जो घटता घटता लेके आना, तो थर्ड इसका लेवल लेके आना है यहाँ पे जो उस टाइम पे लेवल था। तो ये इसका मतलब है यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है। ओके, तो कई सारे काम किए थे इन्होंने कि स्टेट सारे मिलके काम करो, एमिशन में रिडक्शन करो और एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करो, इंक्रीज द मतलब जो इफिशिएंसी है रिन्यूएबल एनर्जी की वो बढ़ाओ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज से ही सारे उल्टे काम करने स्टार्ट कर दिए। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, इन्होंने क्या क्या एक्शन लिए हैं, इन्होंने बोला थी कि एक तो कैंसिल कर दो जितने भी अमेंडमेंट किए गए थे मैक्सिमम टाइम। ठीक है ना, और ये बोला गया है कि जो भी वहां पे मतलब किसी भी तरीके से लाइट बनाओ, बस मुझको एक लाइट में इंप्रूव, मतलब किसी भी तरीके से बिजली बनाओ या एनर्जी प्रोड्यूस करो, मुझे मतलब नहीं है क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसने क्लाइमेट का बजट भी रिड्यूस कर दिया। और डोमेस्टिक जितनी बिजली वगैरह बनाने वाली कंपनी थी, कहते कोयला यूज करो, लकड़ी यूज करो, चाहे किसी का सर काट के यूज करो। मतलब देखो वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बस मुझे क्या चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट रहेगा तो कैसे काम चलेगा। अगर देखा जाए तो देखिए कोर्ट ने भी कभी इनका साथ नहीं दिया है, और जो स्टेट है वो भी इनका साथ नहीं देते हैं मैक्सिमम। तो ये अपना अपनी चलाते रहते हैं, इनका साथ कोई दे नहीं रहा है ढंग से। तो आधे ज्यादा आदमी ये बोल रहे हैं कि ये जो बोलते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन पे ज्यादा फोकस मत करो, उनका इम्पैक्ट लिमिटेड होने वाला है। क्यों, क्योंकि देखिए इन्होंने इमिग्रेंट पॉलिसी पे बैन लगाने कंट्री की, 7 मुस्लिम कंट्री पे बैन लगाने की बात करी। तो कई स्टेट जो है वहां सारे अलग अलग है, स्टेटों ने मना कर दिया हम तो नहीं बैन लगा रहे हैं। इवन फेसबुक के फाउंडर या फिर गूगल के जो सीईओ हैं वो भी सारे सामने निकल निकल के आ गए। उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे काम चलेगा अगर आप इस तरीके से बैन लगाएंगे। तो इनकी सुन कोई नहीं रहा है। हाँ, ये एक अलग बात है कि ये मनवाने में पूरे लगे हुए हैं। तो वो सारी बातें की गई हैं यहाँ पे। देखिए अगर देखा जाए, एक बात और बड़ी अच्छी बोली है इन्होंने, हिपोक्रेसी की बात बोली अगर देखा जाए तो। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे यूएस से बोल रहा है हम इस तरीके से काम करेंगे, या यूरोप इस तरीके से काम करने को बोलता है, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। डेवलप्ड कंट्री सारी शांत है। वो
डायरेक्ट सबके सामने बोल रहे हैं कि मुझे मतलब नहीं पड़ता क्लाइमेट नाम की क्या चीज है, और क्लाइमेट व्लाइमेट नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो सबके सामने खुल के बोल रहे हैं। तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी उनको रोकने के लिए तैयार नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, किसी के मुंह से चू नहीं निकल रही है। अगर कल को इंडिया ऐसे बोल जाता तो खाने पाड़ने के आ जाते सब, कि ऐसा कैसे कर सकते हो, इतनी सारी पॉपुलेशन है, आप यहाँ से ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तो ये बातें बोले कि दोगली अप्रोच आती है निकल के। तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर बोल रहा है तो मतलब इसको क्रिटिसाइज तो करना चाहिए ना, कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिल रहा है। पर लेकिन एक बात फिर आगे ये बोल रहे हैं कि देखिए रोल ऑफ द सब नेशनल जो एक्टर्स होते हैं, सब नेशनल एक्टर कौन से होते हैं। जैसे कि देखिए एक तो सबसे पहले नेशनल लेवल हो गया, सेंटर आप लोग बोल सकते हैं, उसके बाद में स्टेट हो गया, उसके बाद में सिटीज हो गई, उसके बाद में एनजीओ हो गई, साइंटिस्ट हो गए, फिलेंथ्रोपिस्ट हो गए, लोकल कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, या जितने भी और ग्रुप होते हैं डिफरेंट बहुत सारे। तो ये सारे आदमी जो है मिलकर अगर काम करना चाहें, तो सेंटर वाला कुछ भी बोलते रहे। मान लीजिए आज की बात ही ले लीजिए, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, मगर सेंटर में कोई कुछ बोल रहा है हमारे यहाँ पे, मोदी जी कह रहे हैं कि जो नीति आयोग है उसको सब अपना क्या करके चलो, हमने अभी डिस्कस किया है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करके चलो। तो मोदी जी ने ये बोला है। अब मान लो किसी स्टेट ने, मान लो तमिलनाडु नहीं, कौन सा चिढ़ता है ज्यादा, दिल्ली वाले, अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे जी, आपको जो करना है कर लो, आप तो बहुत बड़े करप्शन करते हो जी, हम आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा बोल दिया, ममता बनर्जी जी कह रही है हम आपकी सुनने वाले हैं ही नहीं, तो मतलब ये क्या हो गया कि ये एक तरीके से ऐसी बात होगी, मोदी जी कह रहे हैं ये मत करो, और अरविंद केजरीवाल जी और ममता बनर्जी जी कह रही है कि हम तो ये करेंगे। तो एक तरीके से स्टेट के ऊपर भी डिपेंड हो गया कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते रहे, अगर हमको करना है, अगर सोसाइटी को करना है तो कर ले जाएंगे। तो ये बात बोलिए, इसके साथ में एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, ये ओ आर जी, ये 350.org की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 350.org। तो एक तरीके का कंपेन चला गया है ग्लोबल वार्मिंग से, या फिर आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बोल सकते हैं। इसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है कंट्री में, एक अच्छे लेवल पे प्रोत्साहन मिला है। तो ये बोल रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज एक डेमोक्रेसी की तरह हो गया है, तो इसको विजिलेंस एंड द पार्टिसिपेशन की जरूरत है, स्टेट की भी और नॉन स्टेट एक्टर की भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें सेंटर ही काम करेगा, जो नॉन स्टेट एक्टर हो गए, मतलब एनजीओ वगैरह हो गई, ये सारे भी मिलकर काम करें अगर, तो और अगर इंडिविजुअल भी मिलके काम कर रहा है, तो वो सारी चीजों की जरूरत है, एज कम्पेयर टू मतलब कोई पॉलिसी बनाए और उसके बाद में कोई डिसीजन निकल के आए। तो अगर फिर डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते रहे, फिर अगर कोई इस तरीके की चीजें चल रही है, तो आराम से जो जिसको इंप्लीमेंट करना है उसको करके ले जाएंगे आराम से। काफी अच्छा आर्टिकल है, यहाँ पे बोला गया है द अपीजमेंट ऑफ नन। अपीजमेंट क्या होता है, अपीजमेंट को आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। अपीजमेंट किया करते थे जो कि मतलब जो अंग्रेज हैं, वो क्या किया करते थे, हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम कम्युनिटी के जो आदमी थे, उनको बहुत ज्यादा अपीज किया करते थे, उनको बहुत ज्यादा वो कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे। तो इस तरीके से उनको अपनी साइड में मिलाने के लिए, तो उस तरीके का अपीजमेंट होता है। तो आज की डेट में वो काम जो उस टाइम पे ब्रिटिश किया करते थे, हमारे देश के लीडर कर रहे हैं वोट पाने के लिए। और जो हमारे यहाँ पे जो मतलब हम सबको डिवाइड कर दिया जाता है कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे वोट लेने के लिए। तो इस तरीके से अपीजमेंट कर रहे हैं कि मैं आपकी कम्युनिटी का हूँ, मैं आपकी जाति का हूँ। तो डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी वाली जो बाइनरी है, बाइनरी क्या बोलते हैं, बाइनरी दो लैंग्वेज होती है, दो वर्ड होते हैं, जीरो और वन, जो कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंजीनियर है उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको बाइनरी बोलते हैं। तो जो बाइनरी अप्रोच है, ये इसको आप साइड में रख दीजिए, ठीक है ना। जो कोई बोलता है मेजोरिटी और कोई बोलता है माइनॉरिटी, तो इन सब चीजों के ऊपर जिक्र कर रहे हैं। और जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, एक देखिए, जो कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत ही हद तक मतलब बढ़ जाती है, मतलब सेक्युलरिज्म को पास आउट कर जाती है, ठीक है। तो इंडिया में खासकर ये बैन है, पर फिर भी ये होती है। आप लोगों को बताना है सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया में किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, ठीक है, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, ओके। तो देखिए ये क्या बोला जा रहा है कि ये सेम ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे ब्रिटिश किया करते थे, डिवाइड एंड रूल वाला, और पार्टीशन का काम किया उन्होंने, दो कंट्री बना के चले गए, आज तक भी लड़ रहे हैं, आज तक भी आपस में लड़ रहे हैं। इनकी समझ में ये नहीं आ रहा आज तक भी कि आपको लड़ाने के लिए ही छोड़ के गए थे, वही उनका फंडा था कि आप लोग लड़ते रहो और कभी भी ताकतवर ना बनो। उनको पता है कि जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान एक जगह मिल गए, और अगर वो डिवाइड ना होते, तो आज की डेट में इस इन कंट्री की कंपेयर की कोई कंट्री ना होता वर्ल्ड में। तो वो सारे समझते थे यार, वो सारे मतलब फ्यूचर विजनिस्ट वाले थे, वो सारे अच्छा सोचने वाले थे, अच्छा फ्यूचर देखने वाले थे। पर लेकिन हमारे यहाँ पे आज भी अपनी कास्ट कम्युनिटी और रिलीजन के ऊपर लड़ते रहते हैं। तो यही बात ये बोल रहे हैं कि देखिए जो सेपरेट इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट आया था और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली बात आई थी, जो कि अंग्रेजों ने हमको देने की बात करी थी, उस टाइम पे गांधी जी बीच में आ गए थे, सेपरेट इलेक्ट्रोड देने की बात आई थी जब, मतलब हिंदू में भी दलित आदमियों को देने की बात जब उस टाइम पे कर रहे थे। तो फिर अम्बेडकर जी आए थे बीच में, और हम लोगों ने वो डिस्कस भी किया था। मतलब मैंने पूरे आर्टिकल इस बारे में डिस्कस किया था कि जो अम्बेडकर जी की जगह मतलब गांधी जी की तरह है, उनकी जगह किसी और ने साइन किया था, गांधी जी इस हालत में नहीं थे कि वो साइन भी कर सके।
उस पर जब सेपरेट इलेक्टोरेट करने की बात आ रही थी। तो बताइए कि किन्होंने उनकी जगह साइन किया था। ये क्वेश्चन भी आप लिख दीजिए नीचे, मैंने बहुत अच्छे से 2 बार रिवीजन भी किया था इसका। ठीक है, तो ये बात बोले, देखिए ये इस तरीके के आगे क्या जिक्र कर रहे हैं, ये जिक्र कहाँ से निकल के आ रहा है, ये देखिए अंकुर शर्मा ने एक पीआईएल दायर की सुप्रीम कोर्ट में। उसने बोला गया कि जम्मू कश्मीर में जो माइनॉरिटी, कई सारे स्टेटों की ले लीजिए, जम्मू कश्मीर का तो आगे जिक्र करेंगे अभी, लेकिन जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आज के डेट में जो स्टेट होते हैं, खासकर जम्मू की बात कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के हैं ना ये, जम्मू के हैं। तो देखिए वहां पे जो माइनॉरिटी है उनको बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे कि आप जम्मू में समझ सकते हैं, हिंदू माइनॉरिटी में बहुत तरीके से ट्रीट किया जाता है, मतलब इलीगल उनके साथ में व्यवहार किया जाता है। तो डेफिनेशन अगर माइनॉरिटी की देखें, आर्टिकल 29 और 30 की अगर बात करें यहाँ पे, तो प्रोटेक्शन दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि वो अपनी कल्चर को या अपनी लैंग्वेज को या स्क्रिप्ट को उसको सहेज के रख सकते हैं, और या उसको बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो उसको बढ़ावा भी दे सकते हैं फंडामेंटल राइट के तहत। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके तहत ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करा रखी है कि कोई इनको रोक नहीं सकता अगर कोई ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो। पर लेकिन ये तो चीज हो गई, पर आज तक ये डिफाइन नहीं था, जब तक टीएम पाई फाउंडेशन और स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस निकल के आया, तब तक ये डिसाइड नहीं था कि माइनॉरिटी को ढंग से डिसाइड कौन करेगा। ठीक है, तो ये इस केस के बाद में डिसाइड हो गया कि जो स्टेट है वो माइनॉरिटी को डिसाइड करेगा। ठीक है, नोट द होल इंडिया, मतलब वो स्टेट का पर्टिकुलर स्टेट डिसाइड करेगा। जैसे जम्मू और कश्मीर की बात ले लीजिए आप लोग यहाँ पे, तो जम्मू और कश्मीर में कौन है, मुस्लिम मेजोरिटी में है, तो वो डिसाइड करेगा कि माइनॉरिटी में, हिंदुओं को माइनॉरिटी में रखना है नहीं रखना है, तो ये उनको दे दिया गया है। ठीक है, तो ये इस बात की बात करें तो इसके बाद में क्या, माइनॉरिटी कमीशन सेट करने की बात आई, और ये बोला गया कि सब स्टेट माइनॉरिटी कमीशन सेट करेंगे। 19 से मतलब माइनॉरिटी कमीशन आया और उसने बोला कि माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया जाएगा और सब स्टेट जो है वो सेट करेंगे उसको, माइनॉरिटी कमीशन को। ठीक है, तो इसके तहत बोला गया, और जिससे कि माइनॉरिटी को सेफ रखा जा सके एक तरीके से। तो ये बोल रहे हैं कि जो सेक्शन फर्स्ट है इसका, उसके तहत इन्होंने बोला गया है कि एक तरीके से जम्मू कश्मीर पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर पे अगर एप्लीकेबल नहीं रहा है तो जम्मू कश्मीर में जो भी हिंदू है वहां पे, तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। और माइनॉरिटी कम्युनिटी देखा जाए, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का फिर मीनिंग समझा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बोला गया इन्होंने कि देखिए, यूजिंग द पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, गजट में नोटिफाइड कर दिया है। 1993 की बातें कर रहे हैं, क्या किया गया है, मुस्लिम को माइनॉरिटी बना दिया, क्रिश्चियन को माइनॉरिटी बना दिया, सिख को माइनॉरिटी बना दिया, बुद्धिस्ट को माइनॉरिटी बना दिया, जोरास्ट्रियन को माइनॉरिटी, जिनको पारसीज भी बोलते हैं, माइनॉरिटी बना दिया। और उसके बाद में फिर जैनिज्म को, जो जैन कम्युनिटी है उसको भी माइनॉरिटी बना दिया लेटर। ये आप लोगों को बताना है किस ईयर में बनाया गया था ये माइनॉरिटी इनको, ये अभी बनाया गया था, इलेक्शन होने से कुछ टाइम पहले की बात है। तो समझ गए होंगे हाल तो आप लोग, चलिए फिर भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग जिनको नहीं पता है थोड़ा सर्च कर लीजिएगा इसको। तो जैन जो है आज की डेट में आप लोगों को याद ये रखना है कि टोटल 6 माइनॉरिटी हैं, अगर सेंटर के बेस पे देखी जाए, सेंट्रल के लेवल पे देखा जाए 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं हमारी कंट्री में, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाइड किया गया है गजट में, गजट ऑफ इंडिया में नोटिफाइड किया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे हिंदू की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे कंप्लीट हिंदू की बात कर रहे हैं। बोले अगर सेंसस 2011 के हिसाब से देखा जाए, 28 स्टेट, 28 स्टेट इसलिए लिखा गया क्योंकि आंध्र प्रदेश उस टाइम पे एक ही स्टेट था, तेलंगाना नहीं बना था उस टाइम पे। ठीक है, तो अगर 28 स्टेट अगर देखा जाए, तो 28 स्टेटों में से 7 तो, जो आज की डेट में 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी में से देखा जाए, तो 7 स्टेट ऐसे हैं, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और पंजाब। और 1 यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, जहाँ पे हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में भी ये माइनॉरिटी में है हिंदू। तो जम्मू और कश्मीर में इनको, जो मुस्लिम मेजोरिटी में है, मतलब एक्सट्रीम एंगर की तरीके से इनको देखा जाता है, वर्त बोलते हैं एक्सट्रीम एंगर, तो इनको देखा जाता है। पर लेकिन इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गारंटी दी गई है उनको कुछ भी फॉलो नहीं किया जाता है, ना इनके एक्सप्रेशन को वहां समझा जाता है, ना बिलीफ या फेथ वर्शिप जो करते रहते हैं, तो सब वायलेट होते हैं वहां पे। ये बात बोले। और वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए थे पार्टीशन के टाइम पे, वे भी इसी तरीके से जो हिंदू यहाँ पे आए थे, तो उनको भी ढंग से ट्रीट नहीं किया जा सकता, ट्रीट किया जाता है। तो रिपोर्ट ने भी सजेस्ट किया कि 2.5 लाख हिंदूज आज की डेट में देखा जाए रहते हैं, पर लेकिन उनको ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। और बोला गया था कि माइनॉरिटी एक्ट के तहत आप लोगों को कमीशन बनाना है, किसी ने बनाया किसी ने नहीं बनाया, 18 ने बना दिया, पर लेकिन जिन्होंने बना दिया वही प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं। पंजाब की बात कर रहे हैं, 38% के लगभग यहाँ पे पॉपुलेशन जो हिंदू की है उनको माइनॉरिटी नहीं दिया जा रहा है पंजाब माइनॉरिटी एक्ट के तहत। तो इस तरीके से भेदभाव करते हैं एक दूसरे के साथ में, ये बात की गई है यहाँ पे।
और सबसे बड़ी बात है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेली जाती है यार। सबसे सीधी सच्ची बात ये है जो कि आर्टिकल वाले बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, बाल पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस की बात करें कि नेशनल एंड स्टेट माइनॉरिटी कमीशन जो है वो डायरेक्टली, मतलब ये बोला गया था, देखिए ये केस बड़ा अच्छा है। बोला क्या गया था कि जो स्टेट और माइनॉरिटी कमीशन है उनको इस तरीके से काम करना है कि आने वाले टाइम में इंटीग्रिटी और यूनिटी आराम आराम से फॉलो की जाए इंडिया की, और ग्रेजुअली जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाला है कॉन्सेप्ट वो खत्म हो जाए। खत्म कैसे होगा, सोचने वाली बात है। खत्म ऐसे होगा कि अगर मेजोरिटी और माइनॉरिटी को हम देखना ही बंद कर दें कि ये मेजोरिटी है माइनॉरिटी है, हम इस तरीके से देखना स्टार्ट कर दें कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी है हमारी, ऊपर उठ जाए अपने उस जो गंदगी वाली सोच है उससे साइड में हट जाए और ये सोचे कि हमारी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, बहुत सारी कल्चर यहाँ पे रहती है और सबको मिलजुल के रहना है। कौन मेजोरिटी कौन माइनॉरिटी है, सब अपने अपने अलग अलग घर में रहते हैं, सब अलग अलग खाना खाते हैं, सब अलग अलग इंजॉय करते हैं अपना, तो कौन मेजोरिटी कौन माइनॉरिटी। तो इस तरीके की बात करें मल्टी कल्चरल सोसाइटी की तरफ को अगर हम मूव करेंगे तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाला जो बाइनरी कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोले हैं, अंत्योदय की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब क्या होता है, वर्किंग फॉर बेनिफिट फॉर द ऑल, जो भी क्यूज में जो भी है सबके बेनिफिट के लिए काम करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई लैंग्वेज कास्ट रिलीजन पर्टिकुलर पे फोकस करके चलना है। और प्रो पुअर फोकस करके चलना है, जो पुअर है गरीब है उन पे फोकस करके चलना है, फार्मर पे बैकवर्ड पे इन सब पे फोकस करके चलना है। इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है और सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करके चलना है भैया। तो इस पे फोकस दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वाला आ गया, ये काफी अच्छा आर्टिकल है, हालांकि ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें डिस्कस करने के लिए, बस आप लोगों को एक दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो इस कीट का नाम याद रखना है आप लोगों को, गैलीरिया मेलोनीला, जीएम क्रॉप होती है ना उससे याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो जो एक कीट है ये क्या काम करेगा, ये पोलोथीन को डिग्रेड करने का काम करेगा, ये बात बोली जा रही है यहाँ पे। पोलोथीन को डिग्रेड कर देगा ये जो गैलीरिया मेलोनीला है, गैलीरिया मेलोनीला। ठीक है, जीएम क्रॉप के नाम से याद रखेगा। इसमें से एक वैक्स निकलता है, वैक्स तरीके की चीजें निकलती है जो कि क्या कर देती है, डिग्रेड कर देती है जो पोलोथीन है उसको, इथाइलिन इथाइलिन ग्लाइकोल में वो कर देती है, जो कि एक डिग्रेडेबल चीज है। ठीक है, और बहुत ही फास्ट करती है, इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। जो पॉलिथीन है, जो हम शॉपिंग बैग जिसको बोलते हैं, मतलब जो लेके आते हैं हम लोग, उसमें रखे गए लगभग 40 मिनट तक। तो मतलब 40 मिनट तक रखा गया तो काफी इम्पैक्ट देखने को मिला इसमें। आगे क्या बोल रहे हैं कि 12 घंटे तक नियरली 100 वैक्स वोम रखे गए एक बैग में, तो उसने 92 ग्राम उसको रिड्यूस कर दिया ओनली 12 घंटे में। यार देखो कितना बड़ा हो रहा है, 2.2 होल किए कहा जाए थे एक घंटे के हिसाब से, ये बहुत ही फास्ट है अगर देखा जाए तो यार। कई कई सालों 100 150 सालों तक पॉलिथीन पड़ी रहती है और यहाँ पे 2 घंटे में इम्पैक्ट दिखा रहे हैं, तो बहुत ही सही रहेगा। और ये बात करें कि वो चाव नहीं रहते, उसको चबा नहीं रहते, वो इनके मुंह से जो जो मतलब जो पेस्ट निकलता है, जो वेक्स निकलती है, वो उस पे पॉलिथीन पे इंप्लीमेंट होती है और उसको डिग्रेड कर देती है। ऐसा नहीं है चबा रहे हैं खा रहे हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये यही बात बोल रहे हैं, जो पेस्ट होता है वो लगाया जाता है और वो डिग्रेड कर देता है। इसको 30% लॉस बताया गया 14 आवर में, जब कुछ को मतलब ये डिस्कशन कहने का मतलब ये है जो और देखा जाए। एक तो इसका नाम याद रखना है, पेस्ट लगाया जाता है। दूसरा आप क्या याद रख सकते हैं, दूसरा याद रख सकते हैं कि ये एक वैक्स वोम लाइव पैरासाइट बी कॉलोनी में है, मतलब मक्खियों, जो मधुमक्खियां या मक्खियां वगैरह होती हैं उस तरीके का ये उनकी कम्युनिटी में आता है। ठीक है ना, और दे मतलब जो एग देते हैं ये इनसाइड द हाइव, छत्तों के अंदर एग देते हैं, ये देखें नीचे छत्ता भी है इनका, तो इसके अंदर ये एग देते हैं। ठीक है ना, तो मतलब मक्खियों की तरह काम करते हैं, तो इस तरीके का तो थोड़ा नाम याद रखिएगा इसका, गैलेरिया मेलोनीला, डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। पीआईबी की न्यूज देख लेते हैं कुछ। अर्मानिया एंड पोलैंड की विजिट पे गए हुए हैं हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं। कौन है वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर हामिद अंसारी। तो गए हुए, देखिए जहां पे भी वाइस प्रेसिडेंट अगर कहीं पे जा रहे हैं, सबसे पहले तो बात आप लोगों को यही समझनी है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट विजिट नहीं होती है। ठीक है, एक तरीके से भाईचारा बनाए रखने के लिए और ये याद दिलाने के लिए कि हम आपको याद रखे हुए हैं, हम भूल नहीं गए हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है विजिट जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है, उसके बाद में फिर प्रेसिडेंट की होती है, और फिर उसके बाद में आप वाइस वाइस प्रेसिडेंट की बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख भी दिया इन्होंने, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए गए थे भैया हम तो ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए गए थे। ये बोल रहे हैं कि जो अर्मानिया की जो कम्युनिटी है वो कोलकाता में पाई जाती है, अर्मानिया चर्च भी है बहुत बड़ी कोलकाता में। पोलैंड जो है वो नेटो का मेंबर है, तो इसलिए इंडिया के जो फेथ है जो एनएसजी में हमारी सपोर्ट कर सकता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पोलैंड हमको सपोर्ट कर सकता है, इंडिया और अर्मानिया भी मिलकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वर्क कर सकते हैं। ये तो बात हो गई। इसके अलावा आप मैप में एक बार देख लीजिए, यहाँ पे हो गया तुर्की, आप लोगों को कई बार दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए बड़े मैप में, देखिए पहले यहाँ पे हो गया तुर्की, तुर्की टर्की जो भी बोलो उसको। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये फिर ये हो गया यहाँ पे अर्मानिया। ठीक है, अर्मानिया यहाँ पे हो गया, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं इसको, पोलैंड ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, पोलैंड, ये बेलारूस हो गया, इधर यूक्रेन हो गया, मिलती जुलती बाउंड्री है, क्रीमिया हो गया यहाँ पे छोटा सा, ये हो गया यहाँ पे अर्मानिया। ओके, अर्मानिया ये हो गया यहाँ पे,
यार ये तो मैंने दे दिए। ब्लैक सी और कैस्पियन सी है, इन लोगों को याद रखना। ये लैंडलॉक कंट्री, आप लोगों को क्वेश्चन बताना है कितनी कंट्री की बाउंड्री टच करती है अरमानियों को, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए ये बातें की जा रही है, इंडिया के जो वारशिप हैं वो फ्रांस पहुंच चुके हैं, ठीक है। टाउलोन फ्रांस में पहुंच चुके हैं, ये एक जगह है यहाँ पे, ये देखिए फ्रांस, फ्रांस में यहाँ पे जगह है, ये फ्रांस हो गया जहाँ पे वोटिंग होने जा रही है। हम लोगों ने जिक्र किया था, अभी आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था यहाँ पे कौन से वाला सी है, तो बताना है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे क्या होने जा रही है, नेवी की हमारी जो पहुंचे यहाँ पे, तो वरुण एक्सरसाइज यहाँ पे चलेगी। वरुणा नेवी की होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। तो 24 अप्रैल से कल से स्टार्ट हो गई है और 30 अप्रैल तक चलेगी 2017 में। वरुणा जो है वो 2000 में स्टार्ट हुई थी, ओके। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है वो है गरुड़ा, शक्ति और वरुणा, ये सारी होती हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। इनको सारी जो एक्सरसाइज है इनको एक जगह इकट्ठा करके मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो, एक दिन सारी बताऊंगा किस किस के नेशन के बीच में कौन कौन सी होती है, ओके। आप लोगों के माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी उसको लेके। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पूछा भी जा सकता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है 2016 का, किनको मिला है? काशी नाथोनी विश्वनाथ जी को मिला है। खासकर आप लोगों को याद रखना है, तमिल, तमिल नहीं तेलुगु, तेलुगु से कनेक्टेड है ये, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है और आप लोगों को बताना है 2016 का 64वां है, 63वां किसको दिया गया था। यहाँ पे इसको मैंने छिपा दिया, जब पीडीएफ हटाऊंगा तो इसको हटा दूंगा उसमें से, ठीक है। दादा साहिब इसमें क्या दिया जाता है, एक स्वर्ण कलम कमल दिया जाता है, गोल्डन का लोटस दिया जाता है और 10 लाख कैश प्राइज दिया जाता है और एक सोल दिया जाता है, सोल भी उड़ाया जाता है, ठीक है। दादा साहिब फाल्के अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा के फील्ड में इंडिया में, खासकर ये याद रखना है। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराता है इसको। आप लोगों को बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, ठीक है ना, कौन सी मिनिस्ट्री इसको कराती है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ग्रोथ इंडियन सिनेमा में ये दिया जाता है। यहाँ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इनकी मूवी का नाम रखना है आपको। ये राजा हरिश्चंद्र जी इनको ने 1913 में बनाई थी, इनको फादर ऑफ द इंडियन फिल्म बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा आप लोग बोल सकते हैं इनको। तो ये वाला तो दोनों क्वेश्चनों का आर्टिकल आंसर दीजिएगा, ये वाले का भी ये वाले का भी। कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता हूँ यार, और बाकी के 10-12 क्वेश्चन वहां पे डिस्कस कर लेता हूँ और वहां पे पूछ रहे हैं, तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन के लगभग हो जाते हैं अगर ढंग से पार्टिसिपेट करके देखें आप लोग, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए ये क्या बोला गया, थर्रव चुन थवार चंद गहलोत, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इन्होंने एक फोटो एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है। इसका नाम है द पाथ वी वॉक। याद रखना है इसको, क्यों याद रखना है, क्योंकि ये जो है दिव्यांग जन जो है हमारे उनसे कनेक्टेड है, ठीक है, जो डिसेबल पीपल है हमारी सोसाइटी में उनसे रिलेटेड है। तो उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया गया है कि देखिए जो नेगेटिव मिथ है डिसेबिलिटी से रिलेटेड उसको हटाना है और ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, हमको उसको फोकस करके चलना है। तो यहाँ पे देखिए जो मिनिस्ट्री है वो कौन कौन है, मिनिस्ट्री है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कोलैबोरेट विद द सोसाइटी ऑफ द चिल्ड्रन, तो इन दोनों के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ में देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावर के, ये दिव्यांग भी बोला गया था इनको, तो उनका जो टैलेंट है उसके बारे में बात करें, इनका हिडन टैलेंट होता है और जो इनको प्रेज करना चाहिए हमेशा, ठीक है ना, हमको कभी भी उनको नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए, हमेशा उनके बारे में अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए उनको नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो बेचारे मतलब और ज्यादा उसमें चले जाएंगे। हमको यार उनको अपने इक्विवेलेंट समझना चाहिए, किसी भी तरीके से उनको कम नहीं समझना चाहिए, और होते भी नहीं है समझने वाले, हम कौन होते हैं उनको कम, मेरे समझ में ये नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं, ओलंपिक का देख लीजिए बंदा गोल्ड मेडल जीत के लेके आया, नाम क्या था उस दिन डिस्कस किया था, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो समझ रहे हैं आपने आपको बहुत 30 मार्क आए। तो देखिए ऐसे आदमी हैं यार जिनसे हमको कुछ सीखने को मिल सकता है, तो हमेशा उनको मतलब सपोर्ट कीजिए, हमेशा उनको प्रेज कीजिए, कभी भी नेगेटिव मत बोलिए उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात बोले कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, उनको मतलब एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने के लिए, उनको एक मोटिवेशन देने के लिए, तो पेरेंट्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बोल रहे हैं कि अप्रैल, ये याद रखना है आपको, अप्रैल में सेलिब्रेशन किया जाता है वर्ल्ड एज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ, अप्रैल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑटिज्म डे कब बनाया जाता है और इसकी थीम क्या है वो आपको लिखना है। सेकंड वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सबके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। अब सेकंड वीडियो आएगी आप लोगों की, ठीक है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सबके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। तब तक आंसर दीजिए। और देखिए फेसबुक पे भी आज की डेट में कई सारी चीजें पोस्ट की जा रही है वहां पे, जो कि खासकर बैंकिंग और एसएससी के लिए है। आप लोग वहां पे क्वेश्चन रहते हैं और कुछ एक आधा रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहता है वहां पे, और जो पॉइंट फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं तो उनका आंसर दीजिए वहां पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। सेकंड वीडियो में मिलते हैं इसके बाद में फिर, तो तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए और पीडीएफ वगैरह यहाँ से मिल जाएगी आप लोगों को, और बाकी तो आप सब जानती हैं, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर पसंद आ रही है तो। चलिए फिर, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।